एक्सरसाइज 1.4 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 using rules of negation write the negations of the following with justification. Number 1 negation Q implies P. इसका आपको negation लिखना है by using rules of negation. negation के rules देखे हमने, हाँ नहीं देखे? जिसने कैप किया तो उसका क्या करना है? नेगेशन के रूल देखे नहीं? हाँ सर. कंपाउंड स्टेटमेंट, कंजंक्शन और डिसजंक्शन का नेगेशन डी मॉर्गन लॉ से होता है. इंप्लीकेशन का नेगेशन क्या होता है? पी एंड नेगेशन क्यू होता है. और डबल इंप्लीकेशन का उसी रूल के हिसाब से पी एंड नेगेशन क्यू. और ऐसा होता है कि नहीं? हाँ चलो वो रूल्स अप्लाई करते हैं और नेगेशन लिखते हैं. अब जैसे ये कंपाउंड स्टेटमेंट दिया है, अभी ये कंपाउंड स्टेटमेंट दिया है, इसका मुझे नेगेशन लिखना है. तो नेगेशन ऑफ दिस कैसे लिखेंगे? नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज पी. आप देखो यहाँ पर आपको सीधे तरीके से इम्प्लीकेशन का नेगेशन अगर याद है, जैसे इम्प्लीकेशन का नेगेशन क्या होता है? पी इम्प्लाइज यू का नेगेशन क्या होता है? पी एंड नेगेशन क्यू होता है. गलती मत करना, इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट होता है नेगेशन पी और क्यू. इसका ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, लेकिन इसके नेगेशन की अगर बात करेंगे तो वो होता है पी एंड नेगेशन क्यू. तो हमारे पास ये इम्प्लीकेशन वाला स्टेटमेंट है, इसका नेगेशन लिखना है. तो इसका नेगेशन क्या होगा? पहला स्टेटमेंट देखो यहाँ पर, इसका नेगेशन लिखते समय हम क्या करते हैं? पहला स्टेटमेंट एज इट इज रखते हैं, दैट इज नेगेशन क्यू एज इट इज. फिर एंड लेते हैं और दूसरे स्टेटमेंट का क्या करते हैं? नेगेशन लेते हैं. तो ये क्या हो जाता है? दिए गए इम्प्लीकेशन का नेगेशन हो गया. करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट का नेगेशन कैसे लिखा जाता है? P implies Q है, P implies Q, उसका नेगेशन कैसे लिखा जाता है? पहला स्टेटमेंट एज इट इज एंड नेगेशन ऑफ सेकंड स्टेटमेंट. अब यहाँ पर पहला स्टेटमेंट क्या है? नेगेशन Q है, उसको एज इट इज रखेंगे ना. हाँ एंड नेगेशन ऑफ दूसरा स्टेटमेंट कहते हैं क्या? जस्टिफिकेशन क्या होगा? हाँ कुठे घेतलं निगेशन ऑब्लिगेशन? नहीं फिर आप समझे नहीं. हम कंडीशनल स्टेटमेंट का नेगेशन लिख कैसे रहे हैं? समझिए बात को. पहला स्टेटमेंट इम्प्लाई दूसरा स्टेटमेंट है. अब ये कंडीशनल स्टेटमेंट, इसका नेगेशन कैसे लिखा गया है? पहले स्टेटमेंट को जैसे वैसा रखा है, जैसे वैसा रखा है पहले स्टेटमेंट को, एंड लिखा है और दूसरे स्टेटमेंट का नेगेशन लिखा है. दिस इज द रूल. तो यहाँ पर क्या किया आपने? पहले स्टेटमेंट को एज इट इज रखा. पहिला स्टेटमेंट खुद निगेशन में आहे ना, ते जसं काय कसं काय असणार दिसायला, तिथं माग कडकं बसलेलं असणार, ते जसं तसं घेणार आपण, वैसे वैसे लेंगे अपन, है ना. तो ये पहला स्टेटमेंट जैसा है उसको वैसे वैसे लिया, एंड आया और दूसरे का निगेशन लिया. ये रूल है ना. ओ अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? मी काय म्हणतोय, मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मेरे पास P implies Q होता है और इसका अगर मेरे को कोई निगेशन लेने के लिए बोलता है, तो पहला स्टेटमेंट जैसे कि वैसा एंड दूसरे का निगेशन आता रहेगी. समझा कि नहीं समझा? पी एंड निगेशन क्यों आएगी नहीं? अब कोई क्या कह सकता है? अब ये कैसे आया? ए बाबा इधर ध्यान देने का, नहीं पेंसिल का बहाना नहीं बोलने का. अरे मेरे को बताओ, ये P implies Q है, इसका लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है रे? नेगेशन P और Q. अब इसका निगेशन लिया तो निगेशन ऑफ निगेशन, यहाँ डी मॉर्गन्स लॉ लगाया, तो निगेशन ऑफ निगेशन P हो गया और का एंड हो गया निगेशन Q. निगेशन ऑफ निगेशन स्टेटमेंट इटसेल्फ P एंड निगेशन Q. तो यहां से यहां तक का जो जर्नी है वो सीधा ऐसा है. समझ में आ रही है बात? यहां से यहां तक पहुंचा जा सकता है अगर सीधा ध्यान में रखते हो तो. यहां जस्टिफिकेशन देना होता है. यहां से ये कैसे लिखा? तो सिंस बाय निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन. त्यांना काय माहिती है, हमने देख के भी किसी का लिखा होगा तो भी सिर्फ निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन लिख दिया तो हो गया बात खत्म.
निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। समझ में आ रहा है क्या? अगर इसी को आपको करना है तो आप इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट लिखिए, फिर डी मॉर्गन लॉ लगाइए, फिर देखिए, ऐसे भी कर सकते हो। तुम्हाला कळतंय का रे? अवतारावर नका तुम्ही काय डोक्यात तेल लावले तर केस कशी बीत माझे, मी एवढं लक्ष देत नाही भांगणी पाडण्याकडे, कळतंय का? वाटत असं नाही काय झोपेतून उठून कसं काही बोलायला तसं नाही ते. लक्ष देते का? पुढं विचारायचं रे, येड्यानं पाहायचं नाही. आज तसं पाहण्याचं काय होतं माझ्याकडे, नाही कळत विचारायचं. तुम्ही आज घंटाभर बी माझ्याकडे बघत बसले तर मला काय फरक पडणार, मला सवय आहे. मला सवय किती जण पाहते माहिती आहे आपलं कसं काय. लक्ष देत नाही आपलं काय. विचारा तुम्ही, आता मी किती दिवस बघणार याला कळते का नाही कळते, तुम्ही कोणत्या अँगलनं पाहता मला काय काय सांगायला काही मिळत बसणार बाबा. तुम्ही विचारायला पाहिजे तेडम किती बघत जायला जमणार नाही. यहाँ क्या होगा बेटा, डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई होगा कि नहीं होगा? किसका निगेशन लिखने की जिम्मेदारी दी गई है? कंजंक्शन की। कंजंक्शन का निगेशन लिखना है। कंजंक्शन निगेशन कैसे लिखा जाता है? डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करके पहले फंक्शन का निगेशन एंड को कन्वर्ट करेंगे और में दूसरे स्टेटमेंट का निगेशन। मैंने फंक्शन कहा क्या? निगेशन का निगेशन क्या होता है? स्टेटमेंट इटसेल्फ होता है कि नहीं? हाँ, तो इसका निगेशन ऐसे क्यों लिखा? सिंस बाय डी मॉर्गन्स लॉ, ये होता है जस्टिफिकेशन। ठीक है, निगेशन का निगेशन स्टेटमेंट इटसेल्फ ऐसा कहीं को लिखा तो सिंस बाय इन्वोल्यूशन। कौन बोल रहा है? शाबाश। सिंस बाय इन्वोल्यूशन लॉ, सिंस बाय इन्वोल्यूशन लॉ कहते हैं। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर कंडीशनल पी और पी सॉरी यानी पी प्लस पी, हाँ उसका इक्विवेलेंस लिखना है आपको, कोई जरूरत नहीं। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 निगेशन लिख रहे थे। पी और क्यू का निगेशन लिखना है। पी और निगेशन क्यू का क्या करेंगे? निगेशन ऑफ पी एंड डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे। पहले स्टेटमेंट का निगेशन और की जगह आएगा एंड और निगेशन ऑफ निगेशन। तो इसको कितनी किया जा सकता? इसका क्या होगा? स्टेटमेंट इटसेल्फ। यहाँ आएगा रीजन डी मॉर्गन्स लॉ वाला और यहाँ आएगा रीजन इन्वोल्यूशन लॉ वाला। P और निगेशन Q, P और निगेशन Q एंड R। थोड़ा मोटा है बस। अब इसका निगेशन लिखना है। इसका निगेशन लिखना है मतलब निगेशन ऑफ ब्रैकेट के अंदर इसको रख देंगे P और निगेशन Q एंड R। अब देखो इसका निगेशन लिखना है तो थोड़ा अपनी सोच को बढ़ाओ। हाँ? ये एक स्टेटमेंट पकड़िए, इसको एक स्टेटमेंट मानते हैं और इसको दूसरा मानते हैं। अब अगर मुझे इनका निगेशन लेना है, मेरे लिए ये एक स्टेटमेंट और ये दूसरा है, तो ये दो स्टेटमेंट का ये कंजंक्शन हो गया। तो डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा तो कैसे लगेगा? पहले का निगेशन पी और निगेशन क्यू, पहले का निगेशन लगा दिया, पहले स्टेटमेंट को निगेशन लगा दिया, एंड को कन्वर्ट किया और में, और दूसरे का निगेशन लिख दिया, और रीजन क्या है? सिंस बाय डी मॉर्गन्स लॉ। अब ये हो गया, इसका तो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर अगेन डी मॉर्गन लगेगा, यहाँ पर अगेन डी मॉर्गन लगेगा। कहते हैं का आपण एक पोळी डायरेक्ट खातो का? एवढं भयान आहे का? आपण एक पोळी घेतली तुकडी हाणली डायरेक्ट अशी तुकडे तुकडे करून खातो ना, तो sometimes there is one roti or there are 2, 4, 5 many rotis. We cannot eat all that rotis at once, so we so we cut that roti into small pieces and then we take negation. आरी बात समझ में? तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है और उसका निगेशन करना है, तो सिंपल सी बात है कि बहुत सारे स्टेटमेंट को एक स्टेटमेंट मानना है। जैसे अब यहाँ पर मैंने इसको एक माना और इसको दूसरा, क्यों? क्योंकि इसको एक और इसको दूसरा मानने के बाद मैं डी मॉर्गन्स लगा सकता था। मैंने इसको एक मान के इसका निगेशन लिया और इसको दूसरा सेट मान के इसका निगेशन लिया, एंड को और में कन्वर्ट कर दिया डी मॉर्गन्स। अब ये है
इसको और छोटा बनाएंगे। अब इसका आगे निगेशन लेना है तो ये खुद अपने आप में डिसजंक्शन है, तो इसका निगेशन कैसे लिया जाएगा? पहला फंक्शन का सॉरी पहले स्टेटमेंट का निगेशन और की जगह एंड, और इसका निगेशन ऑफ निगेशन, और ये ब्रैकेट में डाल दीजिए ऐसी, और ये और निगेशन आर, ठीक है। हाँ, फिर यहाँ पर क्या होगा? सिंस बाय अगेन डी मॉर्गन्स लॉ, फिर यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ लग गया। अब बेटा ये निगेशन पी जैसे कि वैसा, इसका तो कुछ नहीं कर सकते, एंड ये निगेशन ऑफ निगेशन स्टेटमेंट जिससे बाहर और है, एंड नहीं और निगेशन आर, सिंस बाय इन्वोल्यूशन, इन्वोल्यूशन लॉ, इन्वोल्यूशन लॉ की तहत इसको आपने ऐसे लिखा, खत्म टाटा बाय बाय। इसके आगे कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं, आपने लिख दिया, पूरे स्टेटमेंट का निगेशन लिख दिया, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, P implies P और निगेशन Q, इसका निगेशन लिखना है, तो पहले क्या करूंगा मैं? निगेशन ऑफ P implies P और निगेशन Q, यानी वाला ब्रैकेट डालो, सोपा काम किया लगना ही। हमारे ये एक स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट, ये पूरा पूरा दूसरा, ये पूरा दूसरा, ये एक ही स्टेटमेंट है मेरे लिए, शुरुआती दौर में मेरे लिए ये एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है। अब मुझे इस पूरे का निगेशन लिखना है, मतलब मुझे किसका निगेशन लिखना है? मुझे कंडीशनल स्टेटमेंट का निगेशन लिखना है। किसका निगेशन लिख रहा हूं मैं? कंडीशनल स्टेटमेंट, मतलब ये P है तो ये मेरे लिए Q है, ये P इंप्लाइज Q है। इसका निगेशन कैसे लिखा जाता है? पहला स्टेटमेंट जैसे कि वैसा, एंड दूसरे का निगेशन P और निगेशन Q। रीजन क्या आएगा? सिंस बाय निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन का निगेशन ऐसे लिखते रहे बाबा, तो मैंने इसको ऐसे लिखा, ठीक है। अब इसको फिर और निपटाना पड़ेगा, तो P एंड ये अंदर जाएगा तो डी मॉर्गन्स लगेगा, करते करते डी मॉर्गन्स लगेगा ना। हाँ भाई, ये निगेशन P और गिरेगा एंड निगेशन ऑफ निगेशन Q, उको पाल लढावे तर काम हर घ्यायचं, काही नाही लय असं लगे सोपच आहे ना, नुसतं काय करायचं आपण? तेवढे 2-3 लॉ आहेत ते फिरू फिरू वापरायचे। हां बघ, बाय सिंस बाय डी मॉर्गन्स लॉ, हां सिंस बाय डी मॉर्गन्स लॉ। चला, P एंड ब्रैकेट के अंदर निगेशन P एंड निगेशन ऑफ निगेशन स्टेटमेंट इटसेल्फ सिंस बाय मान्य। चला शेवटचं उरकून घेऊ, एक जागा आहे आपल्याकडे, तेवढ्या जागेमध्ये तुम्ही लिहित बसा। क्वेश्चन नंबर 6 का निगेशन लिखना है। देखो अब निगेशन 6 का निगेशन क्या दिया है? निगेशन ऑफ P एंड Q, हाँ, और P और निगेशन Q। अब ये इतना स्टेटमेंट है, इस पूरे का आपने क्या करना है? निगेशन लिखना है। अब इसका निगेशन कैसे लिखेंगे हम लोग? सबसे पहले तो निगेशन ऑफ, जिसका निगेशन लिखना है उसको पूरे ब्रैकेट में डाल देते हैं, P और निगेशन Q। क्या किया मैंने? जैसा स्टेटमेंट पैटर्न था उसको पूरे को बाहर से ब्रैकेट से उसका निगेशन लेना, ये बोल दिया। अब क्या करना है? ये पूरा एक स्टेटमेंट हो गया आपके लिए, और ये पूरा एक दूसरा स्टेटमेंट हो गया, इन दोनों को जोड़ा गया और से, तो मेरे लिए ये P और Q हो गया। तो P और Q का निगेशन कैसे लिया जाता है? डी मॉर्गन्स लॉ से। तो पहले स्टेटमेंट का निगेशन मतलब निगेशन ऑफ P एंड Q, और जगह आएगा एंड, और इसका लिया जाएगा निगेशन सिंस बाय डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक आहे। आता काय करायचं? निगेशनचं निगेशन काय असतं रे? स्टेटमेंट इटसेल्फ असते। हे दोघं आहेत म्हणून गडबडून जायची गरज आहे का? हे दोघं आपल्यासाठी सध्या एकच आहेत। याचं निगेशन आणि त्याच्या बाहेर निगेशन म्हणजे ब्रैकेट इटसेल्फ येईल, तो क्या आएगा? ये नीचे का नहीं दिख रहा होगा ना आपको? दिख रहा नहीं दिख रहा? स्ट्रगल बेटा, स्ट्रगल इतना स्ट्रगल होना चाहिए, है? तो ये निगेशन ऑफ निगेशन स्टेटमेंट इटसेल्फ एंड यहाँ पर क्या लगेंगे? डी मॉर्गन्स लॉ। कैसे लगेगा? पहले का निगेशन और की जगह एंड, निगेशन ऑफ निगेशन। तो यहाँ दो रीजन आएंगे सिंस बाय, एक तो ये जो हरकत आपने की है इसके लिए इन्वोल्यूशन लिखेंगे, और ये जो हरकत की इसके लिए डी मॉर्गन्स लिखेंगे। आ रही हो समझ में? अब बस इसको निगेशन को निगेशन स्टेटमेंट इटसेल्फ लिखना है, बात खत्म करनी है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, हाँ, तो P एंड Q एज इट इज, एंड ब्रैकेट के अंदर निगेशन P जैसे कि वैसा, एंड निगेशन ऑफ निगेशन स्टेटमेंट इटसेल्फ, और रीजन आएगा सिंस बाय इन्वोल्यूशन लॉ।
ठीक आहे. काय कोणते सर म्हणलं नाही लिहा झालं का लिखो चलो पोरांना वाटेल कसं काय झालं असं जे मी कोणी पाहणार असते किती झाली गोष्ट 7व आणि टॉपर पोरांची व्हिडिओ तर अजिबात पाहिजे नाही बरं का. ते लय काही सांगतील त्यांच्या नादाला नका लागत बरं का. हे जे एक तर ऑल इंडिया रँक 100 मधले बघायचेच नाही. त्यांचा ना आपला संबंध नाही दूर दूरपर्यंत. 100 काय 500 बी नका घेऊ. लक्ष देते का आपलं आहे का त्यांचीच काही नातं दूर दूरपर्यंत. तुम्हाला वाटत नाही बुवा हे तर आता डायरेक्टली खच्चीकरण तर खच्चीकरण जेवढं करते तेवढं करून घ्या. आता सध्या आपली ती लेवलच नाहीये. ते ना ते स्वतःला दुसऱ्या गावावरून आल्यासारखं दाखवतात बरं का. त्यांच्या नादाला नाही. हे बघ कोणीच कोणाची सक्सेस स्टोरी खरी सांगत नसतो. कळतंय का. कारण मग त्याला मतलब नाही राहत ना. लक्षात येते का. इवन दो टीचर्सला पण बऱ्याच वेळेस असं वाटतं की टीचर पण स्वतःला आहे ना काहीतरी मान दाखवण्याचा प्रयत्न करत असतो. माझं म्हणजे बऱ्याच वेळेस टीचर्स आहेत ना म्हणजे आपण किती महान आहे ते दाखवण्यातच लागलेले असतात. मला नाही माहिती मनोज सर काय करायचे पण मी बऱ्याच वेळेस बघितलं म्हणजे प्रॉब्लेम येतो टीचरचा. त्यांना काय वाटतं पोरांची नजरेत इज्जत आहे. काय इज्जत त्यांना काय येते. त्यांच्या नजरेत इज्जत कधी वाढत नाही जर त्यांना मी शिकवलेलं कळते. अगर उनको सब्जेक्ट समझ में आया उनको क्या करना है कल मैं रद्दी बेचता रहता हुआ क्या करता हूँ. मेरा कल का प्रोफेशन क्या है उससे क्या मतलब है मैं कितना बड़ा थी. मैं अगर सब्जेक्ट समझा पा रहा हूँ आपको आपके डाउट सॉल्व कर पा रहा हूँ बात खत्म होगी. उनको ठीक हाकत राहते टीचर क्लासमध्ये. ते ऑनलाईन मध्ये मी पाहिलेले बळजबरी ये सिंगल डिजिट रँक टीचर है अरे शिकव विषय किती जणांना कळते ते पाय. त्याच्यामुळे तुम्ही ना ह्या गोष्टी जात जाऊ नका उगाच बिनकामाच्या. किसी का इंटरव्यू देख लिया फिर उसने ऐसा बोला कुछ नहीं भाई. हर किसी का सक्सेस अपने तरीके से आता है. तुम्हारी मेहनत है तुम्हारी अपनी मेहनत है और मेहनत ही करनी है और रोज करनी है. बस यही 2 बातें याद में रखिए कुछ नहीं बाकी याद में रखना. 7 काय झालं टाइम काय झाला 45 मिनिटं बाकी 45 मिनट बाकी क्या 12 बजे तक अपना होता. 12:15 बजे आपकी क्लास होती ना. ठीक है चलो हाँ 12 बजे खत्म करते हैं. हाँ अब इसका निगेशन लेना है हमें. ये थोड़ा बड़ा स्टेटमेंट है. निगेशन ऑफ पी और निगेशन क्यू इंप्लाइज पी एंड निगेशन क्यू. अब ये क्या है ये एक स्टेटमेंट है दूसरा स्टेटमेंट कंडीशन. इसका निगेशन कैसा आएगा. पहला स्टेटमेंट एज इट इज पी और निगेशन क्यू एज इट इज एंड निगेशन ऑफ दूसरा स्टेटमेंट याद है कैसे लिखा सिंस बाय निगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट. कंडीशनल स्टेटमेंट का निगेशन ऐसे आता है पहला एज इट इज रखते एंड लेके दूसरे का निगेशन लेते. अब यहाँ इसको सिंप्लीफाई करने का चांस है तो डी मॉर्गन लॉ लगा सकते हैं. तो पी और निगेशन क्यू एंड इसका निगेशन कैसे आएगा निगेशन पी और निगेशन ऑफ निगेशन क्यू. तो ये क्या हो गया पी और निगेशन क्यू एंड निगेशन पी और निगेशन ऑफ निगेशन इज स्टेटमेंट इटसेल्फ. तो ये क्या आएगा सीज बाय इवोल्यूशन लॉ. खत्म. नेक्स्ट आता तुमचं आहे ना बरंच शिकून झालेलं बरं का. तो आप लोग क्या कर सकते हो अभी टारगेट सॉल्व करना स्टार्ट कर दो आप लोग. ठीक है अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको. और साथ में पहले तो मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करो. इस टेक्स्ट बुक से खत्म कर दो. हाँ और टारगेट सॉल्व करो. उसमें आप देखना जो क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव के अंदर अलग अलग स्टेट्स के एग्जाम से उसके अंदर उसमें पूछे गए क्वेश्चन से जेई मेंस में भी पूछे गए क्वेश्चन से और सीटी में भी पूछे गए हैं. तो पहले लेकिन वो सॉल्व करने से पहले क्या करो पहले आप टेक्स्ट बुक पूरे तरीके से करो. एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज क्लासिकल कीजिए क्रिटिकल कीजिए फिर देखिए खुद को सॉल्व करने आते हैं. ठीक है हाँ आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है
negation P और negation Q और P and negation Q। हाँ है बेटा, ठीक है। इसका निगेशन लेना है, कैसे लेंगे इसका निगेशन? निगेशन P और निगेशन Q और P and निगेशन Q, ठीक है। हाँ? अब ये एक स्टेटमेंट कंजंक्शन है, सॉरी डिसजंक्शन है, और से जोड़ा गया है एक स्टेटमेंट। इसका निगेशन सेपरेट, निगेशन ऑफ पहला स्टेटमेंट और क्या है, निगेशन ऑफ दूसरा स्टेटमेंट। रीजन क्या आएगा? सिंस बाय डी मॉर्गन्स लॉ। अब यहाँ पर अगेन डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई होगा, यहाँ पर अगेन डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई होगा। यहाँ पर डी मॉर्गन्स होगा तो निगेशन ऑफ निगेशन P और की जगह आएगा एंड निगेशन ऑफ निगेशन Q, ठीक है। फिर ये एंड, यहाँ पर निगेशन डी मॉर्गन्स लॉ, निगेशन P और निगेशन ऑफ निगेशन Q सिंस बाय अगेन डी मॉर्गन्स लॉ। Negation of negation statement itself, negation of negation statement itself, and negation P or negation of negation statement itself since by involution law। आई बात आपके समझ में किसी भी स्टेटमेंट का निगेशन कैसे लिखा जाता है, इसलिए इसमें आपको और भी अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद का एक सेकंड क्वेश्चन लास्ट इतना ले लेता हूँ फिर रुक जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 मैं पढ़ता हूँ, मुझे देखना है कौन इसका सही तरीके से इंटरप्रिटेशन करता है कि इसका आंसर तो क्या क्या लिखना चाहिए। ये हटा देता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, क्या दिया है? Rewrite the following statement without using if then। यस, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ देन। स्टेटमेंट क्या दिया है, लिखता हूँ। इफ अ मैन इज, अब देखना, जुड़गे, मैन इज जुड़गे, पता है जज किसको नहीं पता जज, लेकिन ये अंग्रेजी भाषा मुझे पसंद आता है, इसको जुड़गे कहना। या फिर रीजन बताओ ये जज कैसे हुआ प्रोनाउंसिएशन, मुझे नहीं पता, मैं जुड़गे बोलता हूं, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो बोलता हूं भाई बोलूंगा जुड़गे जुड़गे। देन ही इज ऑनेस्ट। देखो ये बात कितनी सच है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। कोई आदमी जज है तो ऑनेस्ट होगा, क्या मतलब, हमें क्या करना है इससे? कोई है कि जज हमें से? नहीं, जब कोई उससे कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन क्या है? इफ अ मैन इज जुड़गे देन ही इज ऑनेस्ट। अब उनका ये कहना है कि इस सेंटेंस को आपको लिखना है विदाउट यूजिंग इफ देन। If a man is not a judge, नहीं, मेरे को ये बताओ कैसा लिखेंगे, मतलब क्या सोच रहे हो आप? सबसे पहले तो मैन इज जुड़ गए, ये हो गया P, ही इज ऑनेस्ट ये हो गया Q, तो सिंबॉलिक फॉर्म हो गया P implies Q। लेकिन कहते हैं कि इम्प्लीकेशन विदाउट यूजिंग इम्प्लीकेशन इस स्टेटमेंट को लिखिए, मतलब उसका मतलब बदलना नहीं चाहिए, मीनिंग चेंज ना हो। निगेशन ऑफ P और Q, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट होता है निगेशन P और Q, तो इस स्टेटमेंट को इसका इस्तेमाल करके लिखेंगे तो मीनिंग भी वही रहेगा और इफ देन का यूज भी करना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? मैन इज नॉट जुड़गे और इज ऑनेस्ट। तो उन्होंने यहाँ पर क्या बोला, इफ देन का इस्तेमाल करके ना लिखे तो कैसा लिखे, तो यहाँ पर आपके समझ में ये आना चाहिए था, वो उसके इक्विवेलेंस की बात कर रहे हैं। उसके इक्विवेलेंट क्या है, तो जिसको पता है कि इसके इक्विवेलेंट ये होते हैं वही ये लिख पाएंगे, और ये समझ में भी आना चाहिए कि इक्विवेलेंट स्टेटमेंट लिखने की बात हो रही है। तो बाकी दो लिख पाओगे आप लोग, उसी के अंदर है। हाँ ठीक है, एक और ले लेता हूँ, एक और ले लूँ, थर्ड वाला। अच्छा उसी के अंदर का थर्ड वाला, हाँ मला वाटलं एक और म्हणजे पुढचं क्वेश्चन नंबर 3। चलो ठीक है, थर्ड वाला इसने बोला है, तो if f of 2 is 0 then f of x is divisible by x में क्या करेंगे, f of 2 is not equals to 0 और f of x is divisible by वो जो भी है x minus 2, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ B2 करें,
आता फक्त एकच प्रश्न घेतो क्वेश्चन नंबर 3 मधला 1 ते पण ह्याच्यासाठी की जे आपण नियम एवढे मोठे लिहून घेतले ना उन नियमों का कैसे इस्तेमाल करना है उसके लिए कर देगा हाँ ए क्वेश्चन नंबर 3 अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ क्या बोल रहे हैं विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट क्या प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए थर्ड में का पहला P if and only if Q दिया है दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P and Q और निगेशन P and निगेशन Q क्या बोला इन्होंने और ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल ये लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव कीजिए अगर हमारे पास लॉ नहीं होते तो हम ये लॉजिकल इक्विवेलेंट कैसे प्रूव करते हैं ट्रूथ टेबल निकाल के प्रूव किया है ना हमने इसके पहले भी किया है P if and only if Q लिखा इसका ट्रूथ टेबल निकाला दोनों के लास्ट कॉलम की एंट्रीज को सेम दिखाया तो दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट हो गए ये ट्रूथ टेबल के हिसाब से करते थे ना अब अगर मेरे पास ट्रूथ टेबल की परमिशन मुझे नकार दी गई है विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल आपको बताना है ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है कैसे बताऊंगा मैं तो एक कोई भी LHS ले लो कोई भी एक साइड ले लो दूसरी साइड ऑब्टेन करके दिखाओ अगर किसी केस में पॉसिबल नहीं है तो LHS ले लो उसको डिराइव कीजिए लॉ का हिसाब लॉज का इस्तेमाल करके RHS को भी कीजिए और लास्ट में सेम आता है दिखाइए सिंप्लीफाइड फॉर्म तो यहाँ पर अगर मैं LHS लेता हूँ P if and only if Q LHS आहे आता आपल्याला असं वाटत असेल की हे एवढं होते एवढं मोठं बटाटा कसं आणायचं याच्यावरून वाटू शकते ना तो देखो कैसे आता है P if and only if कंडीशनल लॉ क्या कहता है P if and only if किसके बराबर होता है P implies Q and Q implies P के बराबर होता है पता है ये चीज देखा है ना ये अब P implies Q किसके बराबर होता है निगेशन P और Q and निगेशन Q और P ठीक है अभी RHS को लेंगे सिंप्लीफाई करेंगे RHS को लेकर सिंप्लीफाई करेंगे नहीं इसमें अभी क्या करना है हमें इसमें ऐसा नहीं कर सकते क्या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते क्या डिस्ट्रीब्यूशन करके देखते हैं इस निगेशन P को इसके निगेशन P एंड ये लिख सकते हैं निगेशन P एंड ये ब्रैकेट निगेशन Q और P और ये Q एंड निगेशन Q और P ये देखिए मैंने क्या किया अब ये तो कंडीशनल लॉ अप्लाई किया तो यहाँ लिखना पड़ता है कंडीशनल लॉ ठीक है हाँ यहाँ पर भी कंडीशनल लॉ हाँ फिर यहाँ पर हमने सिंस बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अब यहाँ अगेन हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं अगर मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ तो यहाँ एंड है अंदर और है ठीक है तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा निगेशन P एंड निगेशन Q और निगेशन P एंड निगेशन P एंड P और कहाँ पर और ये चलिए लेना हाँ तो ये हो गया ये इधर हो गया और यहाँ पर क्या होगा Q का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो Q एंड निगेशन Q और Q एंड P अब मुझे बताइए इसका आप कुछ कर सकते हो क्या ये क्या है ये इसका कॉम्प्लीमेंट है कौन सा लॉ आता है कॉम्प्लीमेंट लॉ आता है कि नहीं क्या देखा था कॉम्प्लीमेंट लॉ में कि कोई भी स्टेटमेंट उसके निगेशन के साथ में एंड या और से जुड़ा है तो क्या होता है देखो मुझे बताइए ये ट्रू है तो ये क्या होगा फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स क्या आएगा फॉल्स ये ट्रू है तो ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा फॉल्स एंड ट्रू भी फॉल्स ही आएगा मतलब इसका कुल मिला के नतीजा क्या आता है फॉल्स इसका पूरा ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा फॉल्स आएगा ना अरे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं निगेशन P एंड निगेशन Q और फॉल्स ये फॉल्स हो गया और इधर और में ये क्या है Q एंड निगेशन Q ये भी फॉल्स आएगा तो फॉल्स और Q एंड P तो यहाँ रीजन क्या लेंगे सिंस बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ कॉम्प्लीमेंट ही होता है ना ठीक से देख लो हाँ अब ये कोई भी स्टेटमेंट है मेरे लिए अब ये कोई भी स्टेटमेंट है मेरे लिए दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ पे RHS में ये दिखाई दे रहा है मतलब ये चाहिए ना हमें अब ये मेरे लिए कोई भी स्टेटमेंट है वो कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट के साथ जोड़ा गया और से तो ये जो कोई भी स्टेटमेंट है इसकी दो पॉसिबिलिटीज है या तो ये ट्रू होगा फॉल्स होगा
तो ये ट्रू होता है तो ट्रू और फॉल्स क्या होगा? ट्रू। और फॉल्स क्या होगा? फॉल्स। मतलब ये इसी स्टेटमेंट को रिपीट करेगा कि नहीं? बाप रे काहीच नाही कळत सर, मला काहीच कळत नाहीये. इजी होगा सर. हां आयडेंटिटी नाउ. अरे कळते का? पी और एफ क्या होता है? चला राग आला त्याने वेगळ्या पद्धतीने सांगितलं मला. झोप लागली एवढं मानावर होत ताण नको घेऊ. असं मारे 2-4 वेळेस उगाच ताणच येऊन जाते समोर. हा बरे जाऊ द्या ना. अरे काय चालली तुमचं हे तुम्हाला कळलं झाले? पी और एफ क्या होता है? अरे इकडच्यांचं व्हायना ना तुमचंच व्हायला. अरे हे पी होत आहे की नाही? अरे हे एक तर ट्रू असेल, ट्रू और फॉल्स. हे जर फॉल्स असेल तर फॉल्स और फॉल्स. हे यालाच रिपीट करायला की नाही? हे तो पी और एफ क्या होगा? पी होगा कि नहीं? मैं यहाँ पर क्या लिखा है? ये स्टेटमेंट मेरे लिए पी है मान लो. ये एक स्टेटमेंट है ना. ये दोन दिसत असले तरी एक स्टेटमेंट माना. ये पूरा एक स्टेटमेंट है. इसको एफ के साथ जोड़ दिया तो ये खुद ही को रिपीट करेगा कि नहीं? तो मैंने लिखा यहाँ पर नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू. इसका नतीजा क्या निकला? यही निकला. और इसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी लॉ. आइडेंटिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी लॉ. ये और एज इट इज. यहाँ देखिए यहाँ भी सेम है. ये एक स्टेटमेंट है और इसको जोड़ा गया है और से एफ के साथ में, तो उसी स्टेटमेंट को रिपीट करेगा. तो क्या आएगा? क्यू एंड पी. का है इसको फिर अगेन कम्युटेटिव लॉ लगा दो. पी एंड क्यू लिख दो. कारण हे असं इथे म्हणून जसं आहे तसंच आणायचं असेल तर. और ये जैसे पैसा आणि पुन्हा हे पहिल्यांदा हे दुसऱ्यांदा म्हणून पुन्हा असं करा. पुन्हा कम्युटेटिव लावा. तो ये क्या हो गया? ये हो गया ना आपका क्या? प्रूफ. आरएचएस हो गया ना. हां सर. 3 आणि 4 मार्क विचारतो पण का असे प्रश्न सीईटी तर लय पद्धतीने विचारतो. कळलं तुम्हाला टार्गेट मध्ये काय सोडवा. दिलेल्या स्टेटमेंटचं खाली 4 स्टेटमेंट देते. कौन सा लॉजिकली इक्विवेलेंट है? प्रूफ टेबल तो निकालने की बस की नहीं होती, वही चेक करना होता है. ठीक है. तो लॉज में महारत हासिल कर लो. आ रही बात समझ में? अगले कल की क्लास में इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे.